नमस्कार आप सभी को। ये बात आप सभी जानते हैं कि स्टडी फंडा अपने ऑफिशियल ग्रुप पे हर ऑल्टरनेट डेज पे एक टॉपिक देता है। वही टॉपिक का मॉडल आंसर लेके हम यूट्यूब पे इस वीडियो को अपलोड करते हैं। आज हमारा ये फोर्थ टॉपिक है। इसके मॉडल आंसर्स भी एक्सेसिबल हैं। स्टडी फंडा एप्लीकेशन पर जाके आप पीडीएफ को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस एस्से को किस तरीके से आप अप्रोच करते, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है वो बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉपिक ग्रुप पे दिया था उस टॉपिक का नाम है इंडिया सुप्रीमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया। सुप्रीमेसी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक डोमिनेंस या एक पावरफुल पोजीशन की बात कर रहा है। ये बात बहुत कॉमन है कि सुप्रीमेसी, पावरफुल पोजीशन और डोमिनेंस एक बड़ा ही नेगेटिव वर्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो इस पर्टिकुलर ऐसे में आपको इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच का इंगेजमेंट दिखाना था। हर तरीके से, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, जितनी भी फैसेट्स आप कवर कर सकते हैं आपको करना था। सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है ऐसे ऐसे इसमें कि हमें ये ऐसे 300 वर्ड्स में लिखना होता है और हमारे पास लिखने को बहुत कुछ है। तो आज मैं आपको यही ऐसे किस तरीके से 300 शब्दों में लिखा जा सकता था वो दिखाऊंगी। जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि साउथ ईस्ट एशिया है कहाँ, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए साउथ ईस्ट एशिया को भी देखते हुए चलते हैं। इंडिया के ही ये हमारा ये बांग्लादेश है, इसके इधर अगर आप जाते तो यहाँ पर आपको इंडिया दिखता है। ये जो एरिया जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा नॉर्थ, बहुत प्यारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। यहाँ से म्यांमार आप देख पा रहे हैं और म्यांमार से होते 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 पूरा इधर तक, यहाँ तक आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, these all are the countries, even Philippines, these all are the countries that comprise Southeast Asia। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि जो एशियान है और जो साउथ ईस्ट एशिया है सेम ही तो बात है। देखिए, कह सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक ग्रुपिंग है 10 मेंबर्स की। बेसिकली एक ही सिर्फ डिफरेंस है कि ये जो ईस्ट तिमोर है ये आपके एशियान का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप अगर रफली कहना चाहते हैं तो आप साउथ ईस्ट एशिया और एशियान को आप कह सकते हैं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो ईस्ट तिमोर है ये भले ही साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है लेकिन अभी भी ये एशियान का पार्ट नहीं बना है। नेगोशिएशन चल रहे हैं, देखिए क्या होता है, बट अभी नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो मेजर कीवर्ड था साउथ ईस्ट एशिया उसको तो देख लिया। इंडिया का कीवर्ड देखने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा प्यारा भारत है, ये हम जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एसे से। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस एसे में सबसे बड़ा चैलेंज है वो है 300 शब्दों में लिखना। क्योंकि बच्चों के पास, ये बात मैं जानती हूँ कि बहुत कुछ होगा लिखने को। आए दिन साउथ ईस्ट एशिया के देश, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, इनके बारे में कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। चाहे वो ब्रह्मोस से रिलेटेड हो, चाहे वो सबसे बड़ी चीज हम मिस कर गए, साउथ चाइना सी। ये हमारा मैं कहूंगी हीरो है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं और साउथ चाइना सी को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी किस तरीके से अपने ऐसे में जोड़ा जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने शुरुआत की है इंट्रोडक्शन की इस तरीके से कि मेरा इंट्रोडक्शन ये बता दे कि पूरे एसए में मैं क्या क्या बात करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इंडियाज सुप्रीमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया इज रीइंफोर्स्ड बाय इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशन। ये आप जानते हैं कि लोकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम साउथ ईस्ट एशिया की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की प्रेजेंस इंडियन ओशन में एक बहुत ही मेजर है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक बड़ा ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और यही नहीं, इंडिया ने बहुत ही लंबे समय से कल्चरल, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं मैं जिस चीज के बारे में इस ऐसे में बात करने वाली हूँ, जैसे कि मैं कल्चरल इंगेजमेंट की बात करूंगी, मैं इकोनॉमिक इंगेजमेंट की बात करूंगी, मैं जियोपॉलिटिकल इंगेजमेंट की बात करूंगी,
ये सब मैं करने वाली हूं, लेकिन मैंने इन सब को कंसाइजली इंट्रोडक्शन में लिख दिया। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते थे। आप देखिए, मैं कह रही हूँ, देखिए एस्से को मैं मानती हूँ कि ये एक ब्लैंक कैनवस है, आप अपने हिसाब से जो पेंटिंग बनानी है, जैसा करना है आप करिए। मेरा ये तरीका था कि मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसको किस तरीके से कंसाइज किया जा सके, तो इंट्रोडक्शन में ही मैंने जिस्ट दे दिया। ये जो सुप्रीमेसी है इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल टाइज। यहां पर मैं ये भी बता रही हूं कि जस्ट बिकॉज हिंदुइज्म, जस्ट बिकॉज बुद्धिज्म यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सिर्फ हम हिस्टोरिकल टाइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन टाइज की भी बात कर रहे हैं जो रिसेंटली हुए हैं। किस तरीके से रिसेंटली इंडिया ने अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ाया है, हम वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर वही कहा है, बट कंटिन्यूज टू इवॉल्व थ्रू इंडियाज एक्टिव एंगेजमेंट इन रीजनल अफेयर्स। नाउ माई essay starts. दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकली देखिए, अब मैं यहाँ पर हिस्टोरिकली बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा होता है कि उसकी जड़ को फाइंड आउट करना। धीरे 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 आप ऊपर बढ़िए, लेकिन सबसे पहले जड़ कहाँ से कहाँ पर है वो देखना बड़ा ही जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए। हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंडिया का जो इम्पैक्ट है साउथ ईस्ट एशिया में वो बहुत ही प्रोफाउंड है। ठीक है, बहुत ही डीप रूटेड है। क्यों? क्योंकि रामायण एंड महाभारता हमारे इतने बड़े बड़े, आपको पता है हमारा पूरा कल्चर इस पे डिपेंडेंट है। हमने ये देखा है कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडिशन में इसकी कुछ छाप हैं, बहुत बड़े हैं। दिस डीप रूटेड कल्चरल कनेक्शन हैज क्रिएटेड अ लास्टिंग बॉन्ड। ये बात आप जानते हैं, कई सारे टेम्पल्स में साउथ ईस्ट एशियन में ये देखा जाता है कि हमारे जो रामायण एंड महाभारत है उनकी कुछ आइडियाज वहां पर अभी भी प्रेजेंट हैं। अब ये कहने के बाद मैं ज्यादा डीप इसीलिए नहीं गई क्योंकि मुझे अपने शब्दों को बचाना है। मैं एकदम फटाक से मैं आ गई अपने मॉडर्न टाइम्स में। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, मैंने इसका और इसका एक लिंक बिठाया। मैंने इसका और इसका एक लिंक बिठाया कैसे? मैंने यहां पर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात कर दी थी, तो सबसे पहले मैंने कल्चरल एस्पेक्ट की बात की तो कनेक्ट हो गया। अब मैंने यहां पर आते ही मैं मॉडर्न टाइम पे आई तो भी कनेक्ट हो गया। अब यहां पर जब मैं मॉडर्न टाइम पे आई हूँ, एक्चुअली मैं इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करूंगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से अपने ऐसे को छोड़ नहीं रही हूँ। मैं पैराग्राफ जब भी बदल रही हूँ तो मैं उस बात को याद रख रही हूँ कि कोई भी अगर मेरा ऐसे पढ़े तो उसको ये लगे कि वो एक फ्लो में पढ़ रहा है। दैट मैटर्स इन एन ऐसे। मॉडर्न टाइम्स में अगर देखा जाए तो इंडिया हैज स्ट्रैटेजिकली स्ट्रेंथन्ड। किस तरीके से? पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हम लोग बनाए थे 1990, 1990s की बात है। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी वो लेकर आए थे। लेकिन अब जब 2014 में हमारी करंट गवर्नमेंट ने कार्यकाल संभाला तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लाया गया। बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोर कॉम्प्रिहेंसिव है इन नेचर। यही नहीं, ट्रेड रिलेशंस की अगर हम बात करें तो एशियान कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड रिलेशंस बढ़ा ही है। इसकी इसका अंदाजा आप इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से लगा सकते हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। इससे इन कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्हांस होगी, और जब कनेक्टिविटी इन्हांस होगी तो ट्रेड रिलेशंस का अपने आप में बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन अगर फिर से नोटिस करिए, मैंने यहां पर हाउ एवर लिखा, मैंने जानबूझ के हाउ एवर लिखा क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को उसके साथ रिलेट करना है। मैंने लिखा कि ठीक है, ये बात तो है कि इंडिया एशियान देशों के साथ बहुत सारे एंगेजमेंट कर रहा है। आए दिन हमने देखा भी था, रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया था, उनके बीच में समिट भी होते रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां पर एग्जिस्ट करता है, ये सब बात हम जानते हैं। बट हाउ एवर, चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है और चाइना जो 9 डैश लाइन को क्लेम करता है, उसकी वजह से हमने ये देखा है कि वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। इस चीज को देखिए, लिखने का ये तरीका था कि मैं इन दो लाइंस को अलग अलग भी लिख सकती थी। मैंने जानबूझ के इन दोनों को साथ में किया क्योंकि मुझे अपने शब्द बचाने हैं। हमेशा याद रखना, 300 वर्ड्स को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, 305, 306, 310 तक एक्सेप्टेड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी 290 तक आप ले सकते हो, लेकिन अपने दिमाग में अगर 300 रखोगे तब जाके 305 तक आप खत्म करोगे, 290 रखोगे तब जाके 300 पे पहुंचोगे।
आ रही है बात समझ? अब देखो मैंने इस चीज को कैसे लिखा, चाइनाज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हैज लेड टू इकोनॉमिक डिपेंडेंसी फॉर कंट्रीज, कौन कौन सी, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, और भी बहुत है बट हमारे लिए तीन देशों का नाम लिख दिया बहुत है। आप ना दो के भी लिख सकते हो, हमारे दो शब्द बच जाएंगे। और इसका जो 9 डैश लाइन है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स को मिलिटरलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है। चाइना जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है साउथ चाइना सी में, वहां पर वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर रहा है, जिसका स्वाभाविक रूप से यही मतलब है कि वो अपना पावर जमाना चाहता है साउथ एशिया, साउथ चाइना सी में। लेकिन इंडिया का जो देखिए, ऑफिशियली इंडिया कंडेम नहीं करता है बट इंडिया ने काफी जो फोरम्स है, चाहे वो ये यूएन हो जाए, जब भी मीटिंग का समय मिलता है, एशियान हो जाए, वो हमेशा ये एक बात कहता है कि मैं चाहता हूं कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रहे। यहाँ पर आप सबको जिनको भी ट्रेड करना है उनको कोई दिक्कत ना है। तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन चाइना का एक बड़ा ही फर्म और बैलेंस्ड स्टांस रहता है ऑन साउथ चाइना सी, which is, now this is the important word, which is aligned with Southeast Asia's नेशंस इंटरेस्ट, यानी कि जो इंडिया बात कहता है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के हित में कहता है। अब मैं अगर कोई बात जो आप कह रहे हैं मैं अगर वही कहूं तो इससे क्या होगा, इससे हमारे बीच में ट्रस्ट इन्फोर्स होगा, हम लोग एक दूसरे पे ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। आए दिन आप ये देखते हैं फिलीपींस के साथ चाइना का कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है साउथ चाइना सी में। इससे क्या पता चलता है कि उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री उभर कर सामने आता है। तो हम सिर्फ ये बात नहीं जानते कि हमको ये फ्री और ओपन रखना है, हम ये भी करते हैं कि हम रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे सिम्बेक्स की बात आप कर सकते हैं, गरुड़ शक्ति की बात कर सकते हैं, रिसेंटली जो हुए हैं अगर आप उनकी बात करें तो ज्यादा रिलेटेबिलिटी आप बना पाएंगे एग्जामिनर के साथ। यही नहीं, डिफेंस कोलैबोरेशंस भी हम करते हैं, सिर्फ हमारा यही पर्पस है कि इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी रहे, हर रीजन जो है वो किसी भी मिलिटरलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम ना सहे। फर्दर मोर, नाउ सी एक लिंकिंग वर्ड आ गया, फर्दर मोर, अलोंग विद दैट, हाउएवर। तो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए इन आंसर्स को देखते वक्त, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं पॉइंट्स उठा लूं, क्वाड उठा लूं, 9 डैश लाइन उठा लूं और चलता बनूं, नहीं। आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं ये देख लूं कि किस तरीके से मैं लिंक कर सकता था जो मैंने नहीं किया। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अब सोचो और किस तरीके से आप अपने एस्से की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला टास्क होता है लिखने की आदत बनाना, दूसरा होता है कंटेंट की आदत बनाना, तीसरा होता है उसकी क्वालिटी पर काम करना। तो अगर पहले और दूसरे में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो क्वालिटी पर और काम करने की आवश्यकता है, और अगर तीनों ही हो गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो। फर्दर मोर, इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द क्वाड अलायंस, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो ये बनाया ही इसीलिए गया था ताकि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाया जा सके, जिससे हम चाइना के एक्सपैंडिंग प्रेजेंस को बैलेंस कर सके। तो कहीं ना कहीं आपने ही देखा, आप ये कह सकते हैं कि मैम आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं इंक्लूड की, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेजर चीजें थी जो मुझे पता थी कि न्यूज़पेपर में बहुत चल रही हैं, वो मैंने कहीं ना कहीं कवर कर दी। अब आखिरी में अगर आप देखें तो मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया, विद ब्रह्मोस एक्सपोर्ट टू द फिलीपींस। आप ये जानते हैं फिलीपींस से हमारा जो ये जो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का जो डील है वो साइन बिल्कुल हो चुका है। अदर कंट्रीज जैसे वियतनाम की अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट जगाया जा रहा है। देखिए आगे क्या रहता है, इंडिया री इन्फोर्स करता है अपने कमिटमेंट को, वो जानता है कि मेरा कमिटमेंट है कि एशियान जो है हम उनके साथ सिर्फ इंगेजमेंट ना करें, हम उनको भी स्ट्रांग बनाएं। तो यहां से स्ट्रॉन्गर इंडिया एशियान पार्टनरशिप के बारे में पता चलता है जो रीजनल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा एंड अनलॉक करेगा न्यू इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ रीजन्स। हियर आई हैव कंक्लूडेड एवरीथिंग इन 306 वर्ड्स। 6 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं बट ये बड़ा ही नॉर्मल है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 310 से 290 के बीच में आप कर सकते हैं। बस मैं आपको ये बोलूंगी कि जब मैं ये लिख रही थी तो मेरे दिमाग में 300 ही शब्द थे। 300 लेकर चलिए, दिमाग में 310 लेकर मत चलो, तब जाके ही आप इस रेंज में पहुंच पाओगे।
तो यहाँ पर हमने अपना पूरा जो टॉपिक है उसे कवर कर लिया है। अगर आप चाहते हैं पेपर 1 की टेस्ट सीरीज लेना स्टडी फंडा की, तो यहाँ से ले सकते हैं। पेपर 2 में जहाँ पर आपको इवैल लाइव क्लासेस, इवैल्यूएशन, फीडबैक सब कुछ दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दोनों ही चाहिए, तो दोनों के भी यहाँ पर आपके लिए एक ऑफर दिया गया है। पेपर 2 के लिए एक बैच चल रहा है। बेसिकली ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, जिसमें आपको इवैल्यूएशन, कॉपी का इवैल्यूएशन दिया जाएगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड से है। तो जिस तरीके से आपको जो चीज सही लगती है वो जरूर करें और इस टेस्ट का लाभ उठाएं। एग्जाम की नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए कि अब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो और आपको जो इवैल्यूएट करके बता रहा है वो आपके एक एक शब्द को इवैल्यूएट करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे परसों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।